जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित का प्रैक्टिकल फाइल लेकर के आया हूं। तो यहां देख लीजिए, डीएलएड प्रैक्टिकल फाइल तृतीय सेमेस्टर, सत्र का नाम रहेगा, प्रशिक्षु का नाम रहेगा, कंट्रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, फिर विषय रहेगा। तो विषय आज हमारा है गणित डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। फिर उसके बाद देखिए नीचे क्या रहेगा, यहाँ देखिए विषय सूची बनेगी। विषय सूची में 3 कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या। विषय सूची से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को लिखा गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पृष्ठ संख्या है, यहाँ क्रम संख्या है, विषय वस्तु। तो विषय वस्तु मैं पढ़ दे रहा हूँ। अनुपात रेशियो है, घातांक तथा उसके नियम है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, लघुगणकों के नियम है, सार्वत्रिक अथवा समष्टि समुच्चय है, द्विघाती त्रिपद के गुणनखंड है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, घन क्यूब, वृत्त की छेदक एवं स्पर्श रेखा, बैंक खातों के प्रकार। अब यहाँ एक एक टॉपिक को विस्तार से समझा जाएगा और लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, अनुपात रेशियो परिभाषा क्या है? 2 समान राशियों का संबंध है यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है तो ऐसे संबंध को अनुपात अर्थात रेशियो कहते हैं। अनुपात का चिन्ह साइन ऑफ रेशियो। 2 समान राशियों ए तथा बी का अनुपात ए को बी से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे ए बटे बी या ऐसे ए और 2 बिंदी लगा देंगे ऊपर नीचे बी के रूप में लिखा जाता है और ए अनुपात बी पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? ए अनुपात बी, अर्थात अनुपात का चिन्ह है। तो ये 2 ऊपर नीचे जो बिंदी लगा दिया जाएगा, ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात के पद टर्म्स ऑफ रेशियो। राशियां ए तथा बी अनुपात के पद कहलाती हैं। प्रथम पद ए को पूर्व पद, प्रथम पद ए क्या कहलाता है? पूर्व पद, और दूसरे पद बी को उत्तर पद, अर्थात पहले वाला जो पद होगा वह पूर्व पद होगा और बाद वाला जो पद होगा वह उत्तर पद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है घातांक। किसी संख्या x को उसी संख्या में n बार गुणा करें तो x टू दी पावर n प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए, x गुणे x गुणे x गुणे x डॉट 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 कितनी बार? n बार। तो यह x पे घात n हो जाएगा। जहाँ n को कहेंगे घातांक और x को कहेंगे आधार। यह आधार है, n क्या है? घातांक है। अगला है घातांकों के नियम। इसी घातांक में ही घातांकों के नियम। नियम 1 कहता है कि अगर आधार समान हो और गुणन की संक्रिया हो तो घातें जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ देखिए, आधार दोनों का x है, संक्रिया गुणन की है तो घातों को जोड़ लिया गया है। x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। नियम 2 कहता है आधार समान हो और भाग की संक्रिया हो तो घातें घटाई जाती हैं। x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m माइनस n। नियम 3 कहता है यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। x टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू n। यहाँ देखिए, घात के ऊपर घात, x पे m की घात और उसके ऊपर n की घात, तो दोनों घातों का गुणा हो गया। x पे घाते m इंटू n हो गया है। नियम 4 कहता है कि किसी भी संख्या पर शून्य घात लगी हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए, अगर यहाँ संख्या x है, x पे 0 घात का मान 1, लेकिन शर्त यह है कि यह जो संख्या x है वह अशून्य अंक होनी चाहिए, अर्थात ये शून्य नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, नियम 5 कहता है कि x y पे अगर m की घात लगी है, टोटल x इंटू y पे देखिए टोटल ऊपर m की घात लगी है, तो यह घात को हम दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं। x y टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m। नियम 6 कहता है कि x बाई वाई टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर m बाई y टू दी पावर m, अर्थात ये घात दोनों पे आ जाएगी। नियम 7 कहता है कि अगर x पे घात माइनस m है तो अगर इसको नीचे लाएंगे 1/, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखूँ x पे घात m, इसको अगर नीचे लाएंगे x पे घात माइनस m हो जाएगा। जैसे ही नीचे से ऊपर लाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज वह धन है जो कि पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज क्या है
यदि किसी से कोई धन उधार लिया जाता है तो क्या होता है, उसके बदले उनको कुछ धन दिया जाता है एक निश्चित दर पे, तो वही क्या है हमारा साधारण ब्याज है। अगर देखिए मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, जो धन उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। अब मिश्रधन क्या है, कंपाउंड अमाउंट, किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन धन ब्याज। इनका संकेत देखिए, मिश्रधन को कैपिटल ए से, मूलधन को कैपिटल बी से। अब ब्याज यदि साधारण ब्याज है तो इसलिए यस इंटू आई, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। दर क्या है, अंग्रेजी की रेट है, देखिए क्या 100 रुपये के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। अर्थात दर क्या हो गया, 100 रुपये पे 1 वर्ष में कितना दे रहे हैं वही दर हो जाएगा। समय टाइम, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाता है उसे समय कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इनको संकेत के रूप में लिखे तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एस आई हो जाएगा, इक्वल टू मूलधन पी दर आर समय एन बटे 100। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा लघु गणकों के नियम, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ देखिए नियम एक कहता है कि दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का लघु गणक उसी आधार पर उनके अलग अलग लघु गुणकों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए लाग यम इंटू यन, अब आधार ए है तो ये हो जाएगा लाग यम आधार ए और धन लाग यन आधार ए। अर्थात देखिए यहाँ गुणन की संक्रिया है, यहाँ योगफल के रूप में यह अलग अलग हो जा रहा है, लाग यम आधार ए धन लाग यन आधार ए। दूसरा नियम कहता है दिए हुए आधार पर किन्हीं दो संख्याओं के भाग का लघु गुणक उसी आधार पर अंश के लघु गुणक और हर के लघु गुणक के अंतर के बराबर होता है। यहाँ देखिए लाग यम बाई यन है, आधार ए है, तो यह हो जाएगा लाग यम आधार ए माइनस लाग यन आधार ए। तो यहाँ देखिए यम बाई यन भाग के रूप में है तो यहाँ क्या होगा, अंतर के रूप में अलग अलग हो जाएगा। नियम तीसरा कहता है दिए हुए आधार पर किसी दी हुई संख्या की घात का लघु गुणक उस घात तथा समान आधार पर उक्त संख्या के लघु गुणक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ देखिए लाग यम टू दी पावर यन है और आधार ए है, तो यन आ जाएगा लाग के पहले, तो यन इंटू लाग यम आधार ए हो जाएगा। नियम 4 कहता है किसी भी आधार पर एक का लघु गुणक सदैव शून्य होता है। तो देखिए लाग 1 आधार चाहे जो होगा वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। नियम 5 कहता है किसी संख्या का उसी आधार पर लघु गुणक सदैव 1 होता है। तो देखिए लाग ए आधार ए इक्वल टू 1, अर्थात ये दोनों अगर समान रहे, जैसे लाग 5 बेस 5 1, लाग 10 बेस 10 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शिक्षण बिंदु हमारा सार्वत्रिक अथवा समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। इसको देखिए क्या है, वह बड़ा समुच्चय जिसके सभी विचाराधीन समुच्चय उप समुच्चय हों सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू संकेत से निरूपित करते हैं। उदाहरण देखिए, यदि ए समुच्चय ए के अवयव ए बी, समुच्चय बी के अवयव ए बी सी डी, समुच्चय सी के अवयव बी सी ई एफ है, तो जब भी यहाँ पे हो तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट निकालना हो तो कैपिटल यू बराबर इन सब के अवयवों को हम मिला के लिख लेंगे। शर्त यह है कि कोई अवयव 2 बार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए कामा बी कामा सी डी ई और एफ हो जाएगा, ये सार्वत्रिक हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला हमारा टॉपिक है द्विघातीय त्रिपद के गुणनखंड, मध्य पद को 2 भागों में बांटने की विधि। इसमें देखिए क्या है, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करना होगा। क्या चरण है, पहला चरण कहता है कि सी के 2 ऐसे गुणनखंड पी और क्यू ज्ञात करते हैं जिनका योगफल अथवा अंतर बी हो और गुणनफल सी हो। अर्थात यहाँ सी का ऐसा फैक्टर करेंगे और चिन्ह देखेंगे, अगर धन है तो जोड़ेंगे, ऋण है तो घटाएंगे। 2 फैक्टर करना है कि ये बीच वाला पद बी आ जाए। आगे द्वितीय नियम कहता है कि पी और क्यू 2 गुणनखंड ज्ञात होने पर मध्य पद बी एक्स को 2 भागों में बांट लेते हैं और पी एक्स क्यू एक्स के रूप में लिख देते हैं। अर्थात अगर हम सी का गुणनखंड करते हैं और पी और क्यू गुणनखंड हो रहा है तो इस बी एक्स को लिख देंगे पी एक्स धन क्यू एक्स लिख देंगे। तीसरा नियम कहता है कि इस प्रकार प्राप्त 4 पदों के 2 समूह बनाकर उभयनिष्ठ को बाहर कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ ऐसे समझेंगे आप उदाहरण से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, हमको 6 को तोड़ना है और चिन्ह धन है, जोड़ना है कि 5 हो जाए। तो 6 को हम लिख सकते हैं देखिए 3 गुणे 2
3 दूना 6 हो जाएगा। अगर हम 3 में 2 जोड़ें तो देखिए 5 हो जाएगा। अर्थात इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x धन 2x। तो 5x को 3x धन 2x लिख देंगे, प्लस 6 हो जाएगा। अब 4 पदों में पहले 2 पदों में कॉमन, फिर इन दोनों पदों में। तो पहले 2 पदों में x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस 3 दोनों में मिल रहा तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या है, यहाँ देख लीजिए। सजातीय आंकड़ों के योग को, सजातीय आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अर्थात पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ देखिए अगर आंकड़े x1 x2 x3 हैं तो इनको जोड़ लेंगे, x टू द पावर n तक है बटे n हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सिग्मा x बाई n, जहाँ सिग्मा x क्या है, यहाँ देखिए n पदों का योगफल है, बाई n पदों की संख्या है, और समांतर माध्य को हम कैपिटल M से प्रकट करते हैं। इसको हम बार x से भी प्रकट करते हैं। उदाहरण देखिए क्या है, 45 56 42 देखिए संख्या दिया गया है, का समांतर माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, सिग्मा x पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों को जोड़ेंगे और इनकी संख्या अर्थात कुल 10 है तो 10 से भाग देंगे, जोड़ 450 आएगा, 10 से भाग देंगे तो 45 हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है घन क्यूब। परिभाषा क्या है, 6 वर्गाकार सतहों से बनी आकृति घन कहलाती है। ये हमारा देख लीजिए क्या है, ये हमारा घन है। घन में देखिए 6 फलक होते हैं, इसको गिनेंगे तो देखिए ऊपर नीचे और चारों ओर 4 साइड में तो 6 हो जाएगा। कोर 12 कोर होते हैं, जितने भी ये खड़ी लाइन देख रहे हैं तो ये हमारी कोर हो गई 12। शीर्ष कोण इसका 8 हो गया, तो इसका जो कोने कोने पे जो बनेगा, यहाँ देखिए 4 ठो यहाँ ऊपर 4 ठो ऊपर, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। विकर्ण इसके 4 होंगे। सूत्र देख लीजिए घन का क्या है, पहला सूत्र है घन का आयतन बराबर भुजा का घन। घन के आयतन को v से प्रकट करते हैं और भुजा को a से, तो a क्यूब हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग, संपूर्ण पृष्ठ को यश से, और 6 इंटू भुजा a हमारा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगला सूत्र है घन का विकर्ण, भुजा कर्णिम 3, तो विकर्ण को हम d से प्रकट करते हैं और भुजा को a से, a कर्णिम 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब अगला हमारा देखिए शिक्षण बिंदु है वृत्त की छेदक एवं स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या है, यहाँ देखिए उस रेखा का जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो यहाँ देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त पे देखिए एक रेखा यल गुजरी है, इसको इसके अंदर से जो वृत्त को दो जगह क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो यह छेदक रेखा हो गई। इसके बाद स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो देखिए स्पर्श रेखा यहाँ देखिए यल गई है, जो वृत्त को एक ही बिंदु P पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, बैंक खातों के प्रकार। बैंक में हम कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खाते निम्नवत हैं। नंबर 1 पहला खाता है बचत खाता, जिसको हम सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। दूसरा है चालू खाता, जिसको एक करंट अकाउंट कहते हैं। तीसरा सावधि जमा खाता, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। और चौथा है आवर्ती संचयी जमा खाता, जो कि रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट होता है, जिसे पर मंथ जमा होता है। पांचवा क्या है, अल्प वयस्क खाता, जिसको हम माइनर अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकल फाइल डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित का। आशा करता हूँ प्रैक्टिकल फाइल आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।